नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। 200 करोड़ रुपए की शादी। जी हाँ, इसके पीछे ना अंबानी इन्वॉल्व है ना अदानी इन्वॉल्व है। ये शादी हो रही है यूएई में और पीछे के चित्रों में आपको दिख रहा होगा कि रणबीर कपूर भी सामने दिख रहे हैं, एक जोड़ा आपको सामने दिख रहा है, एक यहाँ पे कोई ऐप है जो कि शायद ऑनलाइन है और उसी के ये हो सकता है लोग जुड़े हुए हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और उस नेटवर्क को यूएई से कंट्रोल किया जाता है। 200 करोड़ रुपए की शादी ये कोई नई बात नहीं होगी, पर 200 करोड़ रुपए की शादी सिर्फ कैश में दी जाए, ये बड़ी बात है। आइए समझते हैं कि आज भी भारत में कैसे कैश वर्क कर रहा है, हवाला ट्रांज़ैक्शंस वर्क कर रहे हैं और कैसे ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग की वेबसाइट्स या फिर ऐप कैसे लोगों को झांसे मिलाकर शायद पैसा इकट्ठा करके यूज़ कर रहे हैं। खैर, रणबीर कपूर को भी कल ईडी का समन आया है, पर आपको इसके पहले बता दें 200 करोड़ रुपए की शादी हुई ज़बरदस्त जगह है। सिर्फ 42 करोड़ रुपए का तो होटल का बिल जमा हुआ है, वो भी कैश में, दिरहम में, यूएई में। तो 42 करोड़ रुपए कुछ मायने रखते हैं, कुछ बात रखती है और ये सबको देखते हुए क्या हुआ, द ईडी हैज़ इंडिकेटेड दैट लॉट ऑफ अदर सेलिब्रिटीज़ जो वहाँ शादी में गए थे, उनको भी अभी बुलाएँगे। रणबीर कपूर को तो बुला ही लिया। एक महादेव ऐप है। ये महादेव ऐप की कहानी अभी हम आपको बताएंगे। ऐप एक सिंडिकेट है, मतलब ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला सिंडिकेट है जो कि कोशिश करता है सारे ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को लाने की, और ये कॉल करवाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। तो रणबीर कपूर इनके प्रमोशन में थे, ये शादी में भी गए थे सेलिब्रिटी के तौर पर, वहां पे उन्होंने अपने कुछ एक्ट्स भी किए हैं और उसका उनको पैसा मिला, पर कितना मिला ये अभी तक नहीं पता है। पर इसको जोड़ा जा रहा है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। खैर, 2 लोग का नाम आ रहा है, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, जो इन दोनों ही ग्रुप से जुड़े हुए हैं। दे आर एक्चुअली हैविंग दिस एज़ प्रमोटर। वो ऐप के प्रमोटर हैं, इसीलिए उनका नाम बार-बार आ रहा है। जो शादी हुई थी, ये चंद्राकर की ही हुई थी, जिसका नाम आ रहा है। 28 साल की महज़ उम्र है। हुई कहाँ थी देखिएगा, ये आपको यूएई का नक्शा दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर दें तो आपको दिखेगा दुबई के नॉर्थ में रास अल खैमा। रास अल खैमा आपको दिख रहा होगा यूएई में। तो 200 करोड़ रुपए की अल्ट्रा लैविश इंडियन वेडिंग है। प्राइवेट जेट से नागपुर से सबको उड़ाया गया वहां रास अल खैमा तक, ये आपका यूएई में है और वहां पे होती है शादी। ये बात है फरवरी की, पर ईडी ने सितंबर से ही इनके अकाउंट बुक्स को और चीजों को खंगालना चालू कर दिया और पता चला कि अच्छा खासा हवाला ट्रांजैक्शन है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जिसको यूज किया जा सकता था किसी और चीज पर। अब समझने की बात हमारी ये है कि इस लैविश चीजों में बहुत कुछ तो हो रहा है। सरकार ने या ईडी ने पकड़ा 112 करोड़ रुपए का हवाला ट्रांजैक्शन हुआ है और हवाला ट्रांजैक्शन भी मैनेजमेंट कंपनी से किया जा रहा था जिसका नाम है R1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके योगेश पोपट उसके डायरेक्टर हैं या उसके मालिक हैं। अब इन सब को मद्देनजर रखते हुए समझना होगा कि वाकई में हमारा ईडी और हवाला ट्रांजैक्शन कैसे एक दूसरे को पकड़ने में लगा है या एक दूसरे से टॉम एंड जेरी का शो चल रहा है। हवाला क्या है समझिएगा। हवाला ट्रांजैक्शन में पैसा फिजिकल रूप में तो ट्रांसफर होता ही नहीं है। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हवाला ट्रांजैक्शन में पैसा जाएगा ही नहीं है फिजिकल तौर पे। बस कैसे जा रहा है समझिएगा। मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, सेंडर है, जिसको हवाला के तहत पैसा भेजना है, तो ये सेंडर पहले एक हवलदार के पास जाएगा, जो हवालादार है वहां का ए। इसको ये पैसे देगा, ये पैसा यहीं इसी के पास रहेगा। इसको ये पैसा देगा, ये पैसा इसी के पास है। ये हवालादार ए इसको एक कोड देता है, बहुत प्राइवेट कोड देता है, जिसका यूज आपको आगे पड़ेगा। अब ये हवालादार बे ए क्या करता है, ये हवालादार बी को बताता है कितना पैसा देना है। ट्रांसफर नहीं करेगा पैसा, बताएगा इतना पैसा देना है। अब क्या होगा, ये जो आपका हवालादार था, ये उसको जो कोड दिया था सेंडर को, सेंडर कोड देता है रेसिपिएंट को, जिसको दूसरी कंट्री में जिसको पैसा चाहिए, उस रेसिपिएंट को कोड देता है सेंडर। अब ये रेसिपिएंट जो है, ये कोड लेकर जाती हैं हवालादार बी, जो उस कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, उसके पास जाती है और कान में फुसफुसाते हैं कि ये कोड है। उस कोड के मद्देनजर जो भी पैसा होता है, वो हवालादार बी उसको दे देता है और अपना कमीशन काट लेता है। पैसा यहां मिला था, पैसा वहां मिल रहा है, पर बीच में आप देखेंगे पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दिस इज हवाला ट्रांजैक्शन। और हवाला का मतलब ट्रस्ट होता है। ये बहुत पुराना सिस्टम है जो चलता आ रहा है। बांग्लादेश से बहुत हवाला हुआ है, हमारे पाकिस्तान से हवाला ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं और अब तो दिरहम यूएई हर जगह आप देखेंगे, सऊदी अरेबिया से हवाला ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो इसमें फिजिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है।
अब इसका एक दो नाम है जो आपको पीटी में सामने आ सकता है, ये पहले भी था। इसको अगर केरला के स्टेट में आप हैं तो इसको कहा जाता है ट्यूब मनी और पाइप मनी। हवाला ट्रांजैक्शन को कहा जाता है ट्यूब मनी या पाइप मनी। पाइप मनी रेफर्स टू इलीगल ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्रीज हाइडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। और मलयालम लैंग्वेज में अगर आप इसको देखें तो उसको बोलते हैं खुजल पनम। खुजल पनम, ये आपका इलिसिट मनी है, खुजल पनम, जिसको मलयाली लैंग्वेज में बोलते हैं खुजल पनम। पर समझने की बात अपनी यहाँ पे ये है कि हवाला ट्रांजैक्शन से पैसा इकट्ठा तो हो रहा था किसी एक जगह पर। ईडी को जैसे ही पता चला भारत में हवाला ट्रांजैक्शन बिल्कुल बैंड है, इलीगल है, पता चलेगा तो जुर्माना है। अब हो क्या रहा था कि यूएई में बैठ के सेंट्रल हेडक्वार्टर बना के ये कुछ लोग अपना काम कर रहे थे। वो लोग कोशिश करते थे, क्योंकि ये सिंडिकेट अम्ब्रेला थे, तो ये क्या करते थे, रजिस्टर करते थे न्यू यूजर्स को, आईडीज स्टैब्लिश करते थे उनकी, इंगेज करते थे मनी लॉन्ड्रिंग में थ्रू अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ बेनामी बैंक अकाउंट्स। ये खूब सारी आईडीज, कैश फ्लो सब बहुत देखते थे और जानबूझकर नई नई आईडी बनाकर ये बेनामी बैंक ट्रांजैक्शंस किया करते थे और पैसा इकट्ठा होता चला जाता था। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है कॉल ऑपरेटर का, जो कि कोशिश करते थे चारों तरफ, नेदरलैंड्स, यूएई, नेपाल, श्रीलंका में बैठ के लोग कॉल करते थे और जो कस्टमर इनके पास पहुंच जाते थे इनको ये एक व्हाट्सएप का नंबर देते थे, शेयर करते थे ताकि वो वहां पे अपनी डिटेल्स दे सकें। और इन सबको कोशिश किया जाता था पैनल ऑपरेटर्स को कि वो भारत में मुंबई, दिल्ली में बैठ के ये सब ऑपरेट करें। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नेटवर्क, एक सिंडिकेट बना हुआ है यूएई में बैठ के, चारों तरफ आपका एक नेटवर्क फैला हुआ है और पैसा स्टैब्लिश करने की आप कोशिश कर रहे हैं हवाला ट्रांजैक्शन के तौर पर, या फिर आप किसी भी आईडी बनाकर बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, वो आप तक पहुंच रहा है किसी भी अवतार में। ये हवाला ट्रांजैक्शन चलता जा रहा था। 200 करोड़ की शादी में दिक्कत नहीं है, पर 200 करोड़ में अगर पूरा पैसा कैश में होगा तो दिक्कत जरूर है। अब यहाँ पे एक और बात निकल के आती है कि आखिर क्या ये बेटिंग और गैम्बलिंग के जो एप्स हैं, क्या वो भारत में अलाउड हैं या नहीं है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। गैम्बलिंग का मतलब वो होता है, ये गेमिंग से अलग है। गेमिंग में आप अपने स्किल का यूज करते हैं, गैम्बलिंग में सिर्फ एक एक्सीडेंट या कोइंसिडेंस होता है। वो गैम्बलिंग हमारे यहाँ पे अभी तरह से बहुत बुरी तरह से रेगुलेटेड है, आपको बताते हैं कैसे। ग्लोबल ऑनलाइन गैम्बलिंग का अगर आप मार्केट देखेंगे तो $63 बिलियन इन 2022 था, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय अराउंड 11% फ्रॉम 2023 टू 2030। और बहुत सारे ऑनलाइन गैम्बलिंग होते हैं, कैसीनो गेम्स होते हैं, रूलेट होता है, स्पोर्ट्स बेटिंग होता है, पोकर होता है, बहुत कुछ होता है जिसमें शायद अभी तक हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। अब भारत ने कुछ एक लॉ बनाया था, ये लॉ बहुत पुराना हो चुका है। अगर आप देखेंगे 1867 का पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है, पर हमारे पास आज भी कोई नेशनल गैम्बलिंग लॉ नहीं है। गैम्बलिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट्स आर एंटाइटल्ड टू फॉर्मुलेट देयर लॉज फॉर गैम्बलिंग एक्टिविटीज। गोवा में जैसे कि है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, एक सेंट्रल लॉ है दैट प्रोहिबिट्स रनिंग और बीइंग इन चार्ज ऑफ पब्लिक गैम्बलिंग हाउस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ने भी बेटिंग और गैम्बलिंग को साफ साफ नहीं लिखा था, इसीलिए लॉ कमीशन का कहना है सिंस इट इज इंपॉसिबल टू स्टॉप इलीगल गैम्बलिंग, द ओनली वायबल ऑप्शन इज टू मेक इट रेगुलेटेड एंड लीगलाइज इट। आप उसको रेगुलेट कर लो, नहीं तो गलत तरीके से लोग गैम्बलिंग तो करेंगे। तो हमारे पास अभी भी कोई एक ऐसा बोल के लॉ नहीं है। एक पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है जो बहुत पुराना है, जिससे अभी भी चीजें चल रही है, बट वी डोंट हैव सच अ डेडिकेटेड कंटेम्पररी थिंग दैट ऑफ गैम्बलिंग इज गोइंग ऑन। अब अगर आप इतना समझ चुके तो समझिएगा, ईडी इसमें कहीं ना कहीं बीच में आती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का काम क्या, पहले समझते हैं। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। अगर कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, हवाला ट्रांजैक्शन हो रहा हो, मनी की लेयरिंग हो रही हो, तो ये सामने आ जाएगी। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत वर्क करती है, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत वर्क करती है। और ये कोशिश करती है कि कोई भी ऐसा इलिसिट मनी हो उसको पकड़ ले। हालांकि इसका शुरुआत कैसे हुआ हम आपको बताना चाहेंगे। पहले आप देखेंगे इसको बनाया गया था इन्फोर्समेंट यूनिट करके, which was formed as a Department of Economic Affairs of handling exchange control। अब उस समय एक फेरा चलता था 1947 का, उसके बाद आप देखेंगे इसको कन्वर्ट किया गया फेमा में। तो फेमा जब आ जाता है तो शायद चीजें बदलती हैं और इसको थोड़ा और पावर मिलता है। तो आप देखेंगे फेरा 1947, फिर 1947 में आता है, फिर आपका फेमा आता है। अब हालांकि अभी जो आप देखेंगे 2002 का पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। उसके तहत ईडी को पावर दिया गया है कि वो समन कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, किसी को बुला सकता है, सीज कर सकता है एसेट्स को। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज द वर्ड जिसको सीज कर सकते हैं। अब रणबीर कपूर साहब इस सब में कहां फंस गए, आपको बता दें। रणबीर कपूर साहब को एक्चुअली टैग किया गया कि जो उनको पैसा मिला है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का है। ईडी का पूरा पावर है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जहां भी इस्तेमाल किया गया होगा वो उन सबको सीज कर सकती है, और जो इस गुनाह को कर रहा होगा उसको भी पकड़ सकती है, उसके ऊपर भी जुर्माना और जेल टर्म हो सकता है।
अब हमारे सेलिब्रिटी शायद इस चीज को बहुत गंभीरता से अभी समझ नहीं पाते हैं कि कैश या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लेना बहुत गलत हो सकता है। आगे चल के जब ये बात पता चलती है तो ये काफी दर्दनाक साबित होती है लोगों के लिए, पर आपको लेती समय पैसा चीजों को चेक कर लेना चाहिए। कम से कम एक बार लॉ के मद्देनजर तो देख ही लेना चाहिए कि आप जो ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो वाकई में ठीक है या नहीं है। सिर्फ एक सेलिब्रिटी की बात नहीं है, बहुत सारे तमाम सेलिब्रिटीज हैं जो शायद इन चीजों को गलत तरीके से बढ़ावा दे देते हैं, शायद जाने अनजाने रूप में। इस चीज को अब रोक लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स का हमारे पास एक गाइडलाइन आ चुकी है कि आप किसी प्रोडक्ट को अगर एंडोर्स करेंगे तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि वो कंपनी है। तो इस पूरे वाकया में अगर आप समझेंगे तो 200 करोड़ को कैश में दिया गया है, और भारत में इतना कैश देना, आप ट्रांजैक्शन कर सकते थे, पर इन्होंने बाहर हवाला ट्रांजैक्शन से पैसा भेजा है, वहां पे पूरा दिरहम में दिया गया है। ये सबसे बड़ी चुनौती है ईडी के लिए पकड़ना। अब खैर ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, देखते हैं क्या निष्कर्ष आता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें हमारे पास 333 लर्नर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पे थे वो रैंकर बन चुके हैं। अगले आप हो सकते हैं अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ। हाँ, कोड याद रखिएगा सीएमसी, और आपका कॉम्बैट होने वाला है 8 तारीख को, जरूर दे दीजिएगा 11 बजे। आपको चांस है 100% तक स्कॉलरशिप मिलने का। यू कैन ट्राई टू टेक दैट। प्लस द बैचेस आर ऑलरेडी स्टार्टेड। 29 सितंबर से एक बैच चालू हुआ जिसका नाम है प्रयास बैच। और प्रयास हम सब कर रहे हैं कि आप पीटी जल्दी से निकालें, फिर मेंस निकालें और इंटरव्यू दें बढ़िया तरीके से। 47,000 रुपीज पर आपको लगाना होगा कोड सीएमसी। और ऑप्शंस तमाम हमारे पास चालू है, ज्योग्राफी, पीएसआर, पबेट सब चालू हो चुका है। जुड़ जाइए अभी आप हमारे साथ। और इसके साथ ही ईएमआई फैसिलिटीज अवेलेबल विद अस। यू कैन ट्राई टू चूज दिस ईएमआई फैसिलिटी एंड कैन गो अहेड। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। और याद रखिएगा, इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।